नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः हमारे इस शो में। तो आज फिर हमारे साथ आनंद सर हैं, जो कि एक अध्यापक हैं उत्तर प्रदेश में, इंटर कॉलेज के। तो सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो सर, हमारी बातचीत हो रही थी कि आप जब धनबाद में थे तो वहाँ क्या पढ़ाई करते थे, कौन सा सब्जेक्ट? हाँ, बात वहीं पर रुक गई थी हमारी। जी। जैसा कि मैंने बताया था कि शुरुआती दिनों में मैं एक आवासीय विद्यालय से जुड़ा था। घंटे डेढ़ घंटे के लिए वहां जाता था। तो बेसिक लेवल पर जो चीजें सब होती थी, मैथ्स है, इंग्लिश है, साइंस है, सोशल साइंस है, सारे सब्जेक्ट्स डील किया करता था मैं। उसके बाद एक दो ट्यूशंस मैंने ज्वाइन किए कुछ अपार्टमेंट्स में। वहां भी वैसे ही मतलब 10th तक के सारे सब्जेक्ट पढ़ाया करता था। जी। सीबीएसई के बच्चे जो होते थे उसमें स्पेशली उनको मैथ साइंस में डील किया करता था। इंग्लिश तो सब्सिडियरी हो गया था उस समय टीचिंग में। वैसे भी 10th तक के बच्चे जो है ज्यादा उनका फोकस मैथ साइंस पर होता है। तो उसके बाद एक इंटरेस्टिंग बात मुझे बतानी थी। जब मैंने खुद के लिए एक कोचिंग ज्वाइन की पढ़ने के लिए अपने, चूंकि डीसीए करने की जरूरत थी मुझे। मैंने चर्चा की होगी कभी कि एक वक्त था जब 12th के बाद भी मैं कंप्यूटर का सी भी नहीं जानता था। और ये काफी इंटरेस्टिंग है कि वो बच्चा जो कभी कंप्यूटर का सी भी ना जानता हो, वो 12वीं के बाद जाके डीसीए करता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और जो इवन अपने जॉब के 4 साल के बाद एक लैपटॉप खरीदने के लायक हो पाता है अपने भविष्य में। वो एमए करने के बाद 2016 के बाद 17-18 के आसपास एक कोचिंग क्लास ज्वाइन करता है और नेट के जो एस्पिरेंट बच्चे हैं उनको आईसीटी पढ़ाता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट पेपर में एक पेपर होता है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो कुछ महीनों तक मैंने वो भी किया है। मतलब कुछ सालों पहले मुझे कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं पता है, और कुछ सालों के बाद मैं कंप्यूटर की क्लास ले रहा हूँ। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहा बाद में। खैर, तो उस इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा था। टैली एकेडमी नाम था। वहां पर जब मैं ग्रेजुएशन में था, इंग्लिश ऑनर्स कर रहा था, उन दिनों मैंने डीसीए के लिए क्लास ज्वाइन की। डीसीए कंप्लीट होते होते वहीं के डायरेक्टर से मैंने बात की। मैंने कहा कि सर, मैं कुछ चाहता हूँ पढ़ाना बच्चों को, अगर आप कुछ मदद करें, कोई बच्चा अगर इंटरेस्टेड है। तो बोले क्या पढ़ा लीजिएगा? मैंने कहा जो आप आदेश करें। मैथ्स वगैरह थोड़ा बहुत देख सकते हैं या इंग्लिश वगैरह मिल जाए तो इंटरेस्टिंग ये रहा कि साइंस 12th तक साइंस पढ़ने वाला बच्चा बाद में जा करके आर्ट्स की पढ़ाई कर रहा है। और उन दिनों उसने पढ़ाया कॉमर्स के बच्चों को। जो कॉमर्स के बच्चे 11th 12th के थे उनका बिजनेस मैथमेटिक्स था, बीएमटी कहा जाता है उसको। तो बिजनेस मैथमेटिक्स में क्या होता है, साइंस के ही चैप्टर्स ज्यादा होते हैं, मैथ्स में कुछ चैप्टर्स थोड़े से अलग होते हैं, जैसे इंट्रापोलेशन एक्सट्रापोलेशन करके चैप्टर्स होते हैं, या टाइम सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ा सा पढ़ करके उसको भी पढ़ा दिया। तो शुरुआत वहां से रही उस कोचिंग में। कुछ बच्चे, 4-6 बच्चे जुड़े थे, उनको मैथ्स पढ़ाया करता था। उसके बारे में लोग कहते थे कि जब आप यहाँ पढ़ाते हैं तो मतलब कम से कम 100 मीटर दूर तक आवाज सुनाई देती है जब आप पढ़ा रहे होते हैं। यस सर। अच्छा ये रहा कि सर ने अलाउ किया पढ़ाना। फीस बहुत मिनिमल मिलती थी, बहुत ही नॉमिनल मिलती थी। अ, और उसमें उनका कोई शेयर नहीं था। मतलब जो भी मैं पढ़ाता था, जो बच्चे मुझे थोड़ा बहुत देते थे, बच्चों के लिए भी अच्छा हो गया था कि वहां पर अकाउंट्स पढ़ने आते थे, बाकी चीजें पढ़ने आते थे, और साथ में उनको मैथ्स के लिए भी अलग से जाना नहीं पड़ता था। फिर वहीं से कुछ बच्चे अगले साल मुझे मिले जो इंग्लिश पढ़ने के लिए जुड़े मुझसे। और फिर समय आगे बढ़ा तो मुझे इंग्लिश ऑनर्स में, जब मैं सेकेंड ईयर में था, तो मुझे इंग्लिश ऑनर्स के फर्स्ट ईयर के कुछ बच्चे मिले पढ़ाने को। उनको केवल इंग्लिश पढ़ानी होती थी। तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा धनबाद का, वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड था। अलग अलग तरह के बच्चे मिले, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले। और ग्रेजुएशन वहाँ कंप्लीट करने के बाद जब मैं वापस फिर बनारस आया, बीएचयू में जब एडमिशन हो गया मेरा, तो फिर यहाँ एक नया संघर्ष शुरू हो गया। क्योंकि
उस समय वो शहर मेरे लिए बहुत नया था, बनारस। पहली बार वहां रुकना हुआ, रहना हुआ। तो शुरुआती दिन काफी संघर्ष वाले थे, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदली और कुछ ट्यूशंस वगैरह मैंने ज्वाइन किए, कुछ ट्यूशन ब्यूरो के हेल्प से। हालांकि उसमें भी बहुत अखरता था। जब आप ट्यूशन ब्यूरो के थ्रू ज्वाइन करते हैं तो आपको पहले 2 महीने की आधी फीस उन्हीं को दे देनी होती है। तो मेहनत आप करें और पैसा कोई और ले आधा, तो ये बड़ा अखरता था। खैर, शुरुआत वहां से हुई। और फिर एक समय वो भी आया, बनारस में रहते हुए ही, आई थिंक बीएड के दौरान, एक कोचिंग एकेडमी मैंने ज्वाइन की उस समय। वहां पर एसएससी के बच्चों को 2 बैच पढ़ाया मैंने, 4 4 महीने पढ़ाया, 8 महीने। तो ऐसा ही चलता रहा, कभी आप कोचिंग ज्वाइन करें, कभी ट्यूशंस पढ़ाएं। और जब ट्यूशंस पढ़ाते थे 10th तक को, तो उसमें ये था कि सब्जेक्ट कोई कंफर्म नहीं होता था कि आपको क्या पढ़ाना है एग्जैक्टली। यस सर। तो सर मेरा आपसे सवाल है कि आपने बीएड किया और फिर शायद आप एमए भी कर चुके हैं या सर कर रहे हैं? ऑब्वियसली, कोई अगर लेक्चरर है इंटर कॉलेज में तो बिना ओह, एमए के कैसे लेक्चरर होगा? माफ कीजिएगा सर। मैंने जी जी। बत, मैं नहीं, मैंने बताया कि बीएचयू से मैंने एमए किया था, उसके बाद बीएड किया था। ओह हाँ। यस। एमए के बाद ही बीएड किया था, कोई बात नहीं। जी। तो उसके बाद इवन बीएड में जब मैं था, 2018 जून में बीएड कंप्लीट हुआ मेरा, और उसी दौरान जनवरी में ही नेट क्वालिफाई हो गया था इंग्लिश से। जी। तो अब क्वालिफिकेशन में आप एमए बीएड नेट बोल सकते हैं। जी। तो सर उसके बाद आप कहाँ ज्वाइन किए? मतलब मैंने आपके बारे में जाना कि आप पहले दिल्ली पे मतलब दिल्ली आए, फिर आप दिल्ली छोड़कर चले गए उत्तर प्रदेश। हाँ, तो कुछ माँ सरस्वती की असीम कृपा रही, कुछ बड़ों का आशीर्वाद रहा, कुछ अपनी मेहनत भी रही होगी उसमें। जब 2018 जून में कंप्लीट हुआ मेरा बीएड, तो जुलाई में एक पेपर देना था मुझे, डीएसएसबी के थ्रू जो पेपर होते हैं दिल्ली में, तो पीजीटी का पेपर मैंने दिया था जुलाई में ही। जी। और उसका रिजल्ट उसी साल 2018 में ही, उसका रिजल्ट अक्टूबर में आ गया था, और मुझे पता चल गया था कि दिल्ली पीजीटी में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन दुखद ये रहा कि 2018 का रिजल्ट आया, ज्वाइनिंग कराने में उन लोगों ने 2 साल ले लिया। ओ। तो अगेन एक दौर रहा बीएड करने के बाद का, जब कुछ समय ऐसा लगा कि बेरोजगार बन के घूम रहे हैं। चूंकि नेट हो चुका था तो मैंने कहा इसको भी यूटिलाइज कर लिया जाए। संयोग अच्छा रहा, एक मित्र के थ्रू बनारस में ही एक डिग्री कॉलेज है, महादेव पीजी कॉलेज, वहां ज्वाइन करने का अवसर मिला। वहां के जो प्रबंधक हैं, श्री अजय सिंह, बड़े ही नेक इंसान, बहुत सम्मान करने वाले, बच्चों से भी कहा करते थे कि आनंद सर मिले हैं तुम लोगों को, जब तक ये हैं यूटिलाइज कर लो इनको, इनकी प्रतिभा का जो फायदा उठाना है उठा लो। शायद उनको भी पता था कि बहुत दिनों तक ये यहाँ रहने वाले हैं नहीं। तो लगभग 1.25 साल तक मैं बनारस में ही महादेव पीजी कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने काम किया। हालांकि वहां पर ऐसा कुछ डेजिग्नेशन एग्जैक्टली था नहीं, लेकिन आप अगर आप यूजी पीजी के बच्चों को पढ़ाते हैं तो आज के समय में डेजिग्नेशन वही कहलाता है। उसके बाद एक दिन अचानक यूं ही एहसास हुआ कि जब तक मैं प्राइवेट जॉब में हूं, तो अपने मन वाले शहर में क्यों नहीं हूं? जब मैं मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तब तो मेरा कंपल्सन हो जाएगा, मुझे कहाँ रहना है ये सरकार डिसाइड करेगी। तो बस यूं ही मूड बना। तो हालांकि बनारस मुझे बहुत पसंद है, मैं दिल से जुड़ा था बनारस से, लेकिन धनबाद से मेरा कनेक्शन थोड़ा अलग है। तो मैंने सोचा कि अब जब प्राइवेट जॉब ही करनी है तो क्यों ना उस शहर का रुख किया जाए जहां से ग्रेजुएशन किए हैं। वंस अगेन सब कुछ छोड़ छाड़ करके बनारस में एक वेल सेटल्ड लाइफ थी, बिना किसी गारंटी के सब छोड़ छाड़ करके मैं धनबाद चला गया। ऐसा नहीं था कि धनबाद
जाने के पहले मैंने कोई तैयारी की कि वहां पर जाने पर कहाँ जॉब करनी है, कहाँ क्या करना है, कैसे कमाऊंगा, कैसे खर्च चलाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं था दिमाग में। और फिर चला गया धनबाद में 2020 में ही, आई थिंक 2020, नहीं बल्कि और पहले ही 2018 जुलाई में मैंने ज्वाइन किया था महादेव पीजी कॉलेज। 2019 अक्टूबर के आसपास मैंने वहां रिजाइन कर दिया और वहां से निकल गया। और 2019 वही नवंबर दिसंबर वहां रहा। जनवरी फरवरी बीती, मार्च आ गया 2020, और पता है कि 2020 फिर कोरोना का आगमन हो गया। फिर ऐसे फंसे लोग जो जहां थे वहीं रह गए। और उस 2020 के कोरोना टाइम में एक अच्छी चीज ये हुई, हालांकि वही अगेन वो संघर्ष का दौर शुरू था। शुरुआत में एक दो ट्यूशंस पकड़े, मतलब सीधे 30,000 पर मंथ कमाने वाला इंसान बनारस में वहां पहुंच गया 3,000 पर मंथ के लिए, केवल खर्च चलाने के लिए जो थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए। वो भी कोरोना के समय ऐसा लगा कि उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगने वाला है, मौका मिलेगा नहीं बाहर जाने का, तो आप पढ़ाएंगे कहाँ से। कुछ क्लासेस ऑनलाइन लेनी शुरू की मैंने। लेकिन हाँ, एक चीज अच्छी रही, मुझे ऐसा लगा, और चूंकि कोरोना ने, जिसने भी उसकी गहराई को समझा होगा, जो लोग उससे पीड़ित होंगे, जिन्होंने झेला होगा, जिन्होंने अपनों को खोया होगा, वो इस बात से पूरी तरह अवगत होंगे कि उस समय ऐसा रियलाइज हुआ था कि पता नहीं अब हम कब हमें जाना पड़ जाए। तो मुझे लगा कि जब इस जिंदगी का कोई भरोसा है नहीं, तो क्यों न कुछ छोड़ कर जाएं, कुछ है जो हमारे पास, उसको कन्वे करें। मौका मिला है, चाहे मजबूरीवश ही। तब मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया, द रेडियंस हब के नाम से। और उस पर इग्नू एमए इंग्लिश से रिलेटेड मटेरियल्स पढ़ पढ़ करके, लेक्चर्स रिकॉर्ड कर करके, कुछ जब रिकॉर्ड करना शुरू किया तो देश के कई कोनों से कई तरह की डिमांड्स आने लगी, सर इस पर वीडियो बनाइए, सर उस पर वीडियो बनाइए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि तो ये ऐप क्या है कोई रेडियांस, ये टेक्नोलॉजी का कोई ऐप है या क्या है? ये थोड़ा सा जनता को नहीं, द रेडियंस हब इज द नेम ऑफ द चैनल वो चैनल, यूट्यूब दैट आई चैनल? रन ऑन यूट्यूब। ओ, यस। सॉरी तो जी। आज के डेट में उस पर मुझे लगता है कि लगभग 1571 सब्सक्राइबर्स हैं, बिना किसी प्रमोशन के। यस सर। तो जैसे नॉर्मली लोग कहते हैं ना यूट्यूब में, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, मुझे वो बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। सर चूंकि मुझे लगता है, आपका उद्देश्य है क्वालिटी, मतलब क्वालिटी से युक्त शिक्षा को पहुंचाना, ना कि आपका उद्देश्य है प्रचार करना, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। जिसको अच्छा लगेगा खुद से लाइक। हाँ बिल्कुल यही मुझे लगता तो है। और इसलिए मेरे किसी वीडियो में आई थिंक लगभग 200-250 वीडियोस या 240 के आसपास वीडियोस होंगे उसमें। उसमें कहीं ये नहीं मिलेगा कि कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो कि इसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। यस। तो सर अब जो हमारा मुख्य विषय है इंग्लिश को लेकर के, तो बहुत लोगों से हमने फीडबैक भी लिया है कि सर इंग्लिश लिटरेचर को कैसे पढ़ें। क्योंकि हम कहीं भी होते हैं, वो चाहे अगर हम स्कूल में बात करें तो हम लोगों को शिक्षक केवल अनुवाद करके पढ़ाया करते थे। तो क्या इसे पढ़ना लिटरेचर बोलते हैं या क्या? थोड़ा सा विस्तार से समझाइए सर कि साहित्य कैसे पढ़ें, खासकर इंग्लिश को कैसे पढ़ें। देखो, देखो, अब इसमें थोड़ी द्वैध बात हो जाएगी। आपने दो शब्दों का इस्तेमाल कर दिया ना, पहले आपने लिटरेचर या साहित्य कहा, फिर आपने इंग्लिश कह दिया। जब आप लिटरेचर या साहित्य बोलेंगे तब भाषा की बाउंड्री खत्म हो जाती है। ओ। साहित्य में तो सारे साहित्य आ जाएंगे जो भाषा आपको मालूम है। अगर आप भोजपुरी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, जो भी भाषाएं आप जानते हैं, उनके साहित्य, जिसको आप इंग्लिश में लिटरेचर और संस्कृत में वांग्मय कहते हैं। यस सर। तो साहित्य कोई भी हो, इवन इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो सबसे बेसिक नीड उसकी ये है कि आपको रीडिंग करनी होगी, आपको पढ़ना होगा। और
जैसे अभी आपकी बातों से ऐसा लगा जैसे नाराजगी झलक रही हो कि लिटरेचर पढ़ाने के नाम पर लोग अनुवाद कर देते हैं। तो मैं बताऊं आपको, वो अनुवाद करना इंग्लिश टीचर की मजबूरी है। उसके पीछे की वजह यह है कि खास करके अगर हम उत्तर भारत की बात करें, उसमें भी स्पेशली अगर हम यूपी बिहार की बात करें, इवन दिल्ली की भी बात करें, जहां पर सरकारी विद्यालय के बच्चे, उनका स्तर वो नहीं होता कि उनको इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ाया जाए, तो हिंदी वहां पर एक माध्यम का काम करती है चीजों को समझाने में, कन्वे करने में। तो ऐसा नहीं है कि लिटरेचर में आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका हिंदी अनुवाद कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उसके साथ ये समझाना जरूरी है कि जितना उन शब्दों का हिंदी अनुवाद करना आवश्यक है ताकि आप उसके अर्थ को समझ सकें, उसके साथ ही ये भी समझाना जरूरी है कि वो जो इंग्लिश का कंटेंट लिखा हुआ है उसको पढ़ना कितना जरूरी है, उसकी रीडिंग कितनी जरूरी है, उसमें जो वर्ड्स यूज्ड हैं उनके प्रोनाउंसिएशंस को सही जानना कितना जरूरी है। कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है, कई बार उसकी मीनिंग अलग अलग हो जाती है, जिसको पन कहते हैं हम। वो चीजें जाननी कितनी जरूरी हैं, जिस तरह से सेंटेंसेस यूज किए जा रहे हैं, किस स्टाइल में यूज किए जा रहे हैं, कहाँ पर कौन सी पोइटिक डिवाइस है, कहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कहाँ कौन सा अलंकार है, ये जानना जरूरी है। तब आप लैंग्वेज की ब्यूटी को धीरे धीरे समझना शुरू करते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है, इंग्लिश का टीचर पढ़ाते समय कहता है वाह व्हाट अ वर्ड, कितना प्यारा शब्द है, तो कई बार बच्चे कहते हैं इस पर, मतलब इस शब्द में कैसी खूबसूरती आपको नजर आ गई, ऐसा क्या है इसमें। तो इसको बोलते हैं एस्थेटिक सेंस। तो लिटरेचर पढ़ना या पढ़ाना, उसमें जो मेन प्रश्न आपका है उसका उत्तर यही है कि एस्थेटिक सेंस कैसे डेवलप कराया जाए। लिटरेचर पढ़ने पढ़ाने के लिए सबसे जरूरी यह है कि आप चीजों में जो बेहतर चीजें हैं उनको कैसे आप ढूंढ पाएं, उनको कैसे आप अप्रिशिएट कर पाएं। अब इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर क्विजिन है, नॉर्मली मेरे स्टूडेंट्स भी कहते होंगे, सुनते हैं तो, मेरे उदाहरण खास करके किचन से ही निकल करके आते हैं, खाने से निकल करके आते हैं। उसकी मेन वजह यह है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम सभी रिलेट कर पाते हैं। अब ये समझने की जरूरत है कि सपोज कोई पर्टिकुलर डिश है जो आपको बड़ी अच्छी लगती है। अभी खिचड़ी का उत्सव नजदीक आ रहा है, उसी की बात कर लेते हैं, खिचड़ी की ही बात कर लेते हैं, हमारे यहाँ खिचड़ी जो घर पर बनती है। यस सर। तो अब उसमें डिपेंड करता है कि खिचड़ी किसको कैसे खाने को मिल रही है। कोई बच्चा जिसने खिचड़ी के नाम पर केवल वो पतली वाली खिचड़ी खाई होगी जिसमें दाल का पता रहता नहीं, पानी ज्यादा रहता है और केवल चावल थोड़ा बहुत उसमें रहता है, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया, स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह की खिचड़ी अगर किसी को खाने को मिली हो हमेशा से वही, तो खिचड़ी और बेहतर कैसे बनाई जा सकती है या कैसे बनती है, अच्छी खिचड़ी क्या होती है, उसको कैसे पता रहेगा, नहीं पता रहेगा। खिचड़ी को भी कितने बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है, खास करके मकर संक्रांति के दिन जो खिचड़ी बनती है लोगों के घरों में, उस समय की अवेलेबल चीजों के हेल्प से उसमें आप आलू डाल देते हैं, गोभी डाल देते हैं, हरी मटर डाल देते हैं, कभी आप उसमें थोड़ा गाजर डाल देते हैं, कुछ और चीजें आप ऐड कर देते हैं जो करने लायक हैं, तो एक अलग स्वाद निकल करके आता है उसमें, वो खिचड़ी लोग बड़े मन से खाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक नॉर्मल खिचड़ी खाने वाले को जब तक आप वो बढ़िया वाली खिचड़ी बना के नहीं खिलाएंगे, तब तक वो बढ़िया खिचड़ी के स्वाद से परिचित कैसे होगा, नहीं होगा ना। नहीं यस। होगा तो उसको पता नहीं रहेगा कि इतनी अच्छी चीजें होती भी हैं। यही है एस्थेटिक सेंस। चीजें बेहतर कैसे होती हैं, खूबसूरत कैसे होती हैं, अच्छी कैसे होती हैं, उनको कैसे आप पहचाने, ये डेवलप जिसने करा दिया, उस अर्थ का एहसास जब आप लिटरेचर पढ़ा रहे होते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि धीरे धीरे आपको ट्रिगर करना होता है पढ़ने वाले की इमेजिनेशन को, उसकी कल्पना को। अगर वो ट्रिगर करना आपने सिखा दिया, आपने पढ़ने पढ़ाने की हैबिट डाल दी, तो फिर लिटरेचर अलग से पढ़ाने की आपको जरूरत नहीं है। फिर बच्चा खुद आकर के बोलेगा कि सर इससे रिलेटेड और मटेरियल बताइए ना, कहीं और पढ़ने को मिलेगा तो। अब बात करते हैं कि उसकी शुरुआत कैसे करनी है। तो तरीका ये है, एस्थेटिक सेंस तो खैर डेवलप टीचर करता ही है,
घर के स्तर पर भी चीजें हो सकती हैं। जिन घरों में बच्चों को कहानियां सुनाने का प्रचलन हो, शुरू से बच्चे कहानियां सुनते हों, तो धीरे धीरे वो उसको अप्रिशिएट करना जान जाते हैं। किस तरह की कहानी उनको पसंद है, किस तरह की चीजें उनको पसंद है। अच्छी फिल्में दिखाइए। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के नाम पर केवल पढ़ाई करें, केवल किताबों की पढ़ाई करें। अच्छे फिल्म, अच्छी सीरीज उनको दिखाएं ताकि वो समझ पाए। पहले वही मैंने कहा ना कि बेस्ड क्या है, अगर आप वो उससे अवगत कराएंगे सामने वाले को, ओनली देन दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द ब्यूटी बिहाइंड दैट, है ना। यस। तो ये है लिटरेचर कैसे पढ़ाया जाए। बेसिक लेवल से आप कहानियां सुनाइए, या छोटे बच्चे हैं तो छोटे स्तर की कहानियां। आप देखे होंगे कि छोटे बच्चों को राइम्स जो है पढ़ाई जाती है, सुनाई जाती है, उसको बाकायदे एक्ट करके भी दिखाया जाता है। हाँ, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। इस तरह की जो राइमिंग है, राइम्स हैं, तो कहीं ना कहीं एक एक बात तो कन्वे हो गई ना इसमें। एक बात ये तो कन्वे हो गई जाने अनजाने में, कि मछली को अगर आप बाहर निकालेंगे तो मछली बचेगी नहीं, पानी ही उसका जीवन है। यस सर। क्या मैं कन्वे कर पा रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर मेरा अब दूसरा सवाल है कि चूंकि हम अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चों को देखें और हिंदी मीडियम के बच्चों को देखें, तो इंग्लिश मीडियम वाले ठीक होते हैं इंग्लिश को पढ़ने में, लेकिन हिंदी मीडियम वाले को अगर एज ए केवल इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो हम लोग बोल नहीं पाते इंग्लिश, और वो ठीक से बोल और समझ दोनों पाते हैं। इनके बीच में जो अंतर है, ये कैसे ठीक हो पाएगा, या शायद मैं सवाल आप तक पहुंचा पा रहा हूँ कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हो। देखो, जी। कुछ चीजें हैं जिसको आपको, जिन डिफरेंसेस को आपको समझना होगा। इसमें अगर मैं फिर से घरेलू उदाहरण देकर के आपको समझाऊं, कि कुछ चीजें जो अलग होती हैं उनको अलग मान के चलना चाहिए। उसमें समानता लाने के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे घरों में कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि फलां अपने बहू को बेटी की तरह मानते हैं, या लोगों को बहू को बेटी की तरह मानना चाहिए। तो बहू वो होती है जो बेटे की पत्नी होती है, जो दूसरे घर से आई होती है, और बेटी अपनी औलाद होती है। अब दोनों लड़कियां ही हैं, लेकिन दोनों को बराबर मानना या उस नजरिए से देखना, ये सबके वश की बात नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमें बेटी से एक्सपेक्टेशन अलग होती है, बहू से एक्सपेक्टेशन अलग होती है, यानी दोनों से अपेक्षाएं हमारी अलग अलग होती हैं। तो मेरा ये कहना है कि दो चीजें जब अलग हैं तो उसमें समानता लाने के बारे में हमें परेशान होने की जरूरत क्यों है। हम जिस स्थिति में उनसे जुड़े हैं, जिस रिश्ते में हम जुड़े हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि फला ने अपने बेटियों को बेटे की तरह पाला है, या अपने बेटे को बेटी की तरह पाला है, तो होना तो ये चाहिए ना कि बेटा बेटा रहे, बेटी बेटी रहे। क्या दिक्कत है? जैसे कई बार ऐसे लोग कहते हैं ना कि अरे ये मेरी बेटी नहीं बेटा है। ये कह के आप क्या साबित कर रहे हैं? बेटी बेटा है इसका मतलब जब बढ़िया होगा तो बेटा ही होगा क्या? बेटी बढ़िया नहीं हो सकती? बिल्कुल सर। तो मेरे कहने का मतलब वही, अगेन आपके प्रश्न पर वापस आते हैं। प्रश्न आपका था कि अंग्रेजी मीडियम बच्चे और हिंदी मीडियम बच्चे। कोई बच्चा अगर हिंदी मीडियम का है तो उसकी अपनी कुछ विवशताएं हैं, इस कारण से वो है, चाहे वो आर्थिक आवश्यकता विवशता हो, चाहे उसकी अपनी भाषा की दिक्कत हो, किसी भी कारणवश वो हिंदी मीडियम में है। और जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, ऑब्वियस है कि वहां पर फीस अधिक लगती है, अंग्रेजी बोलने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं उसको, उसको इन्वायरमेंट ज्यादा मिलता है, माहौल ज्यादा मिलता है। इसलिए वो बच्चा इंग्लिश ज्यादा अच्छे से समझ पाता है, बोल पाता है। यह एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, खास करके यूपी की बात करें, तो उनका ग्रामर बेहतर होता है। सीबीएसई वालों का ग्रामर ठीक नहीं होता कंपैरेटिवली। मतलब जितना बढ़िया ग्रामर हिंदी मीडियम वालों का होता है, क्योंकि वो ग्रामर पढ़ते हैं उस ढंग से। इवन बिल्कुल। जो उनके पढ़ने पढ़ाने का जो तरीका होता है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ही होता है। जो आपने कहा कि इंग्लिश को हिंदी में पढ़ाना या हिंदी इंग्लिश करके ट्रांसलेशन उनको खूब कराया जाता है। तो इसलिए ग्रामर उनका थोड़ा अच्छा होता है
कंपैरेटिवली। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं। तो ऑब्वियस है ना कि जिसको आप जो माहौल देंगे वो उसी में बेहतर होगा ना। हिंदी मीडियम वालों को ग्रामर अच्छा पढ़ाया जाता है तो ग्रामर उनकी अच्छी हो गई। इंग्लिश मीडियम वालों को बोलने का माहौल ज्यादा मिलता है तो उनकी इंग्लिश जो है स्पोकन इंग्लिश बेहतर हो गई। अब मुद्दा ये आया कि दोनों में जो कमियां हैं अगर हम चाहते हैं कि वो बेहतर हो, यानी अपनी स्थिति जो उनकी है, जो कमी रह जा रही है उसमें वो बेहतरी हो, तो उसका तरीका सिंपल सा है कि आप हिंदी मीडियम वाले को अगर हिंदी मीडियम स्कूल में डाले हैं, पहली बात तो ये कि आपको अगर उनको इंग्लिश उस ढंग से बुलवाना था तो या तो आपको उसको इंग्लिश मीडियम में भेजना चाहिए था। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर उसको माहौल दीजिए। अच्छा, घर पर माहौल देने का मतलब जरूरी नहीं कि माँ बाप को इंग्लिश बोलने आती ही हो। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप बहाने नहीं कर सकते। अगर स्मार्टफोन आपने बच्चे को दिया है, यूट्यूब या और तमाम एप्स ऐसे हैं जो घर बैठे बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट दे सकते हैं, माहौल बना सकते हैं। अगेन फिर माहौल बनाने की बात आएगी तो वहां पर भी बेसिक लेवल से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर इंग्लिश लर्निंग की बात करें तो उसका साइंटिफिक जो तरीका है वो है LSRW, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। तो लिसनिंग पर पूरा फोकस होना चाहिए। जितनी ज्यादा इंग्लिश उसको आप सुनने देंगे वो धीरे धीरे इंग्लिश बोलनी भी शुरू कर देगा। हम हिंदी अच्छी बोल पाते हैं, भोजपुरी बोल लेते हैं, क्यों बोल लेते हैं? क्या हमने उसका ग्रामर पढ़ा? क्या किसी ने हमें सिखाया कि राम जाता है सीता जाती है? बुद्ध आ रहे हैं कैसे हो गए? बुद्ध तो एक वचन है। क्या किसी ने हमें सिखाया? हमने सुन सुन करके सीख लिया। आप किसी भी हिंदी मीडियम बच्चे से बात करिएगा तो उसको शायद याद नहीं होगा कि उसने हिंदी ग्रामर की कितनी क्लास अटेंड की होगी। इंग्लिश ग्रामर वाली क्लास उसको याद होगी, इंग्लिश वाले टीचर ने कैसे कैसे ट्रांसलेशन करना बताया, कैसे कैसे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए उसको। हिंदी का व्याकरण हम पढ़ते हैं लेकिन उस हिसाब से नहीं पढ़ते जितना इंग्लिश का पढ़ते हैं। और शायद हम हिंदी व्याकरण तब पढ़ते हैं जब हमको भाषा पूरी तरह से आ गई होती है, क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग का जो सबसे मोस्ट सुटेबल पीरियड होता है वो 3 साल से 6 साल का होता है। और ज्यादातर बच्चे, आजकल के बच्चे तो खैर 4 साल में ही चले जा रहे हैं स्कूल, नहीं तो तरीका ये होता था कि बच्चा 5 साल का होता था तब जाता था स्कूल, यानी ज्यादा भाषा उसको आ जाती थी घर पर ही। तो अगर हिंदी मीडियम का बच्चा विद्यालय में उसको माहौल नहीं मिला तो घर पे माहौल दीजिए उसको, बेहतर हो जाएगा। और रही बात इंग्लिश मीडियम के साथ वही, कि अगर उसको इंग्लिश ग्रामर सही नहीं हो पा रहा है उसका विद्यालय में तो घर पर व्यवस्था करिए उसको ग्रामर के लिए, है ना? यस सर। तो सर जो हाँ, ओके। जो कमियां जिस स्तर पर हैं उसको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत नहीं है। जो सिस्टम जहां जैसे काम कर रहा है वो उस ढंग से काम करे। जहां कोई कमी हमें लग रही है, हमें लग रहा है कि यहाँ पर ये चीज जो है, जैसे वही बात होगी ना कि आपने कोई खाना कोई चीज बनाई, उसमें आपको नमक कम लग रहा है तो क्या करना है? आपको हल्का सा नमक ऐड करना है, ये तो करना है। तो यस अपनी सर। तरफ से वो ऐड कर दीजिए, स्वाद सही हो जाएगा। हाँ बताएं। सर, अंग्रेजी को लेकर के अगर हम बात करें तो यूट्यूब पे तमाम लोग हैं जो बोलते हैं मैं 10 दिन में सिखा दूंगा, मैं 3 महीने में सिखा दूंगा, मैं इतने दिन में सिखा दूंगा। कई सारे ऐसे ऐप हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ कर पाएंगे सर। आप अगर किसी को हालांकि अभी बताया आपने, लेकिन मैं फिर से इसी विषय पर ध्यान चाहूंगा कि आप क्या ऐसा कुछ रास्ता बताएं जिसके माध्यम से हम इंग्लिश बोलना सीख पाए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई ऐसी किताबें। इस सर। हाँ, पहली बात आपने तो कहा कि कुछ दिनों की बात करते हैं लोग। मैं तो हाँ। कुछ एड्स ऐसे देखता हूँ, कुछ नाम ऐसे देखता हूँ, देख करके दंग रह जाता हूँ। हाँ, पोस्टर लगे होते हैं दीवार पे या लिखा हुआ मिल जाता है, दिन दहाड़े इंग्लिश बोलना सीखें, यस। है ना? इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है, 30 दिन में अंग्रेजी अंग्रेजी बोलना सीखें। तो खैर वो सब बातें अपनी जगह पर हैं। मुद्दा ये है कि किसी को भी कोई भाषा अगर बोलनी है, जैसा कि मैंने पहले बताया, जी। किसी भी भाषा को बोलने के लिए जो प्री रिक्विजिट है, जो सबसे पहले जरूरी चीज है वो है सुनना, लिसनिंग। अगर मुझसे कहेंगे तो मैं हमेशा इसी बात पर फोकस करता हूं। कोई अगर कहे कि आपको ग्रामर पढ़ा करके अंग्रेजी बोलना सिखा देगा तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ बना रहा है या भुलवा रहा है। बेहतर तरीका यही है किसी भी भाषा को सीखने का कि आप उसका एक्सपोजर लें। हिंदी भोजपुरी तक सीमित मत रखिए खुद को। अगर आपको मैं बताऊं, जैसे आप अभी दिल्ली में हैं, आपको ही अगर महाराष्ट्र जाके रहना पड़ेगा, साल 2 साल 3 साल अगर आप रह लेते हैं वहां पर,
बिना किसी एफर्ट के सुनते सुनते आप मराठी बोलना और समझना सीख जाएंगे। तो कोई भी जो नई भाषा होती है, उसका सीखने का जो बेस्ट तरीका होता है उसको सुन करके होता है। अब उसमें लोग कंप्लेन ये करते हैं कि इंग्लिश मान लीजिए कि हम सुनना शुरू कर दिए लेकिन वो हमको समझ में ही नहीं आएगी तो हम क्या सुनेंगे। हम्म। जैसे मराठी का मैंने आपको उदाहरण दिया, तो मराठी आपको समझ में नहीं आती फिर भी सुनते हैं आप ना, नोविंगली, अननोविंगली, वॉलंटरली, इनवॉलंटरली, यानी ऐच्छिक या अनैच्छिक रूप से आप सुनते हैं और सुनते सुनते सीख जाते हैं। तो कोई भी भाषा अगर आपको बोलनी है तो बेस्ट तरीका है सुनने वाला। जितना ज्यादा एक्सपोजर खुद को देंगे सुनने के लिए। और हाँ, लिसनिंग के साथ स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते रहिए तो तीसरी बात रीडिंग की आ ही जाती है। तो रीडिंग के लिए अगेन फिर वही कि जब आपको कहीं कोई कंफ्यूजन होता है, भाषा आप सीख लीजिए, गलत सही बोलना सीख लीजिए। जैसे छोटा बच्चा है, जब वो शुरू में रोटी को टोटी बोलता है तो हम उससे नहीं टोकते, हम सोचते हैं वो बोल रहा है उसको बोलने दें। पानी को बच्चे नॉर्मली मम कह देते हैं, क्योंकि जो बाइलेबियल साउंड है, जो होठों से जिनका उच्चारण होता है, प फ ब भ म, इनका उच्चारण काफी आसान होता है, इसीलिए वो बच्चा बड़ी आसानी से बोल लेता है। तो बच्चा प करता है तो लोगों को लगता है पापा बोल दिया, मम करता है लगता है मामा बोल दिया। तो ऐसा कुछ नहीं करता बच्चा, बच्चे के लिए वो साउंड काफी आसान है बोलना, तो इसलिए वो निकल आता है उसके मुंह से। तो शुरुआत में जैसे बच्चे जब बोलने की कोशिश करते हैं तो उनको बोलने दिया जाता है, टोका नहीं जाता उस समय। उसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। आप ट्राई करते रहिए, एरर करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप करिए, गलतियां करिए, गलतियां कर करके सीखिए। तो वैसे ही शुरुआत में जब आप सुनते सुनते बोलने की कोशिश करेंगे, गलत ही बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। समय के साथ जब आप लोगों को सही सुनना शुरू कर देंगे, आपकी लिसनिंग अच्छी हो जाएगी, तो अपने आप स्पीकिंग आपकी बेहतर होती चली जाएगी। तो बेस्ट तरीका है सुनना। यूट्यूब पर तमाम अच्छे स्पीकर्स हैं, टेड टॉक आप देख सकते हैं, या जो बड़े अच्छे स्पीकर्स हैं हमारे देश के स्तर पर, मैं खास करके कलाम साहब के लेक्चर सुनने की सलाह देता हूं लोगों को। या टेड टॉक के तमाम जो वीडियोस हैं अलग अलग टॉपिक्स पर हैं, टेड एक्स टॉक करके आता है, यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। उसके अलावा जो बहुत अच्छी इंग्लिश अपनी करना चाहते हैं बाद में बड़े स्तर पर, तो शशि थरूर जैसे इंसान को सुन सकते हैं, जो अच्छी इंग्लिश, जिनका इंटोनेशन अच्छा हो, एक्सेंट अच्छा हो। तो जब बेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो ऐसे तमाम चीजें हैं, तमाम लेक्चर्स हैं जिनको सुन सकते हैं। इवन मैं बताऊं, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने भी कुछ चैनल्स चलाए हैं यूट्यूब पर, जो खास करके हायर लेवल के एजुकेशन के लिए तमाम चैनल्स हैं, जो यूजीसी के चैनल्स हैं, या इवन इग्नू के कुछ चैनल्स हैं। हायर एजुकेशन के लिए जो भी चैनल्स है, ज्ञान दर्शन करके आता है, ठीक है। तो ऐसे कई चैनल्स हैं जिनको फेच